नमस्ते छात्रों, आज हम टोपी इस पाठ का अगला भाग देखेंगे। तो चलो बच्चों, अगले भाग के लिए शुरुआत करते हैं। लेखक कहते हैं कि मादा गौरैया ने अपने लक्ष्य के आधे से ज़्यादा रास्ते को पार किया था। याद है बच्चों की जो गौरैया है उसने अपनी टोपी बनाने के लिए हर एक के पास जाकर उसे मनाकर उसे आधी मजदूरी देके ये सारे काम करवा लिए थे। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि मादा गौरैया ने अपने लक्ष्य के आधे से ज़्यादा रास्ते को पार किया था। लक्ष्य क्या था? टोपी बनाने का। बुनकर ने जब मादा गौरैया को कपड़ा बुनकर दे दिया तो वह कपड़ा लेकर दर्जी के पास पहुंची थी। यहाँ तक हमारा पाठ हुआ था। अब आगे देखते हैं। प्रार्थना करने लगी कि दर्जी भैया उसके कपड़े की टोपी सिल दो। खिसकती हो नहीं यहाँ से। खिसकती यानी जाती नहीं या भागती आ जाती, ऐसे किसने कहा? दर्जी ने कहा। दर्जी रोष से बोला यानी गुस्से से बोला। देखते नहीं, राजा की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों झब्बे सिलाने हैं। झब्बे यानी कि झबला। झबला जो छोटे बच्चों को डाला जाता है, उस कपड़े को क्या कहा जाता है? झब्बा। उस 9वीं रानी को क्या हुआ है? 7वीं रानी को 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है? मुझे झब्बा सिलाना है। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी, कुछ देना न लेना, भर माथे पसीना, ऐसे उसने कहा। मादा गौरैया से कपड़े की टोपी बनाने की बात सुनकर दर्जी ने मादा गौरैया पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि वह वहां से चली जाए। क्या वह यह नहीं देख पा रही है कि उसे राजा की 7वीं रानी ने 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है, उसके लिए ढेरों झबले सिलने हैं। दर्जी बहुत व्यस्त नजर आ रहा था। उसने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आह भरी और कहने लगा कि इस काम से उसका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी कड़ी मेहनत कर पसीना बहाना पड़ रहा है। ऐसा उसने किसे कहा? गौरैया को कहा। देखिए आगे का परिच्छेद। हम तो भैया बेगार में कुछ करवाते नहीं, गौरैया बोली। बेगार में यानी कि फुकट में कुछ करवा के लेते नहीं हैं। इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियां सिल दे। एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। मुंह मांगी मजूरी पर कौन मजूरी मूंजी तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी, यानी कि कच कच यानी कि उसकी कैंची का आवाज है। उसकी कैंची चल उठी और उस चूहे की तरह सर उसकी सुई कपड़े की भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी। मनोयोग यानी मन लगाकर उसने 2 टोपियां सिल दी। क्यों मन लगाया? क्योंकि उसे आधा हिस्सा मिलने वाला था, उसकी योग्य मजदूरी मिलने वाली थी, इसलिए उसने मन लगाकर काम किया, उसकी टोपी अच्छे से सिला कर दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुन्ने यानी कि सूत या ऊन का फूल, ऊन यानी कि लोकर, जो उलन के जो फूल हैं, उस टोपी को 5 फूल लगाए। देखिए फुन्ने भी जड़ दिए, लगा भी दिए। फुन्ने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही। आपे में न रहना यानी अपने बेकाबू होना, अपने काबू में न रहना। 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, यानी एक आधा पैर करके दूसरी टांग पूरी करके वो 1.5 टांगों पर नाचने लगी। फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुन्ने वाली। देखिए सबसे निराली यानी कि एक अलग सी टोपी। जब दर्जी ने मादा गौरैया का कपड़ा सिलने से मना कर दिया
तब वहाँ भी मादा गौरैया ने नहीं बात कही जो पहले सभी कारीगरों से कही थी कि वह तो मुफ्त में कोई काम नहीं करवाती, हर काम का उचित मूल्य देती है। वह दर्जी से बोली कि वह इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिला दे, एक वह दर्जी रख ले और दूसरी उसे दे दे। यदि किसी मजदूर को मुंह मांगी मजदूरी मिल रही हो तो कौन मजदूर काम करने से तैयार नहीं होता है। कच कच करके दर्जी की कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई के भीतर बाहर होने लगी। उसने भी बहुत ही मन लगाकर टोपियाँ सिला दी और तो और खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी 5 ऊन के फूल भी जड़ दिए। ऊन के फूल वाली टोपी पहनकर तो मादा गौरैया जैसे आपे में नरैया ने बेकाबू हो गई। वह उस टोपी को पहनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। खुशी के मारे मादा गौरैया 1.5 टांगों पर नाचने लगी, फुदक फुदक कर नर गौरैया को देखने लगी। उसकी 5 ऊन के फूलों वाली टोपी सबसे अनोखी और सबसे सुंदर लग रही थी। वाकई तू तो रानी लग रही है, गौरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गौरैया ऊंचे उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। मुकाबला यानी कि बराबरी। देखिए उसका अर्थ, जब मादा गौरैया ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यानी कि जब मादा गौरैया ने अपने टोपी पहनने की इच्छा को पूरा कर लिया, वह अपनी 5 ऊन के फूलों वाली टोपी को पहनकर खुशी से नाच रही थी और नर गौरैया से कह रही थी कि उसकी टोपी सबसे अनोखी और सबसे सुंदर है। तो नर गौरैया को भी आखिरकार कहना पड़ा, क्या कहना पड़ा, कि वह टोपी पहनकर रानी लग रही है। लेकिन मादा गौरैया ने नर गौरैया की बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि उसे रानी नहीं राजा कहा जाए। यह कहकर मादा गौरैया बहुत ऊंचा उड़ने लगी और कहने लगी कि अब कोई राजा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। टोपी पहनती ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा को भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। देखिए कंगूरा यानी कि छोटी सी शिखर होती है, हुलस यानी कि खुशी, मुल्क यानी देश, जायजा यानी कि देखा जाए। देखिए लेखक कहते हैं कि जैसे ही मादा गौरैया ने टोपी पहनी वैसे ही उसके मन में एक नया आनंद उमड़ने लगा था। अब वह सोचने लगी थी कि क्यों न इस देश के राजा को भी एक बार देख लिया जाए, हुलस जायजा देखा जाए, जिसके लिए इतने सारे लोग बेमन भी काम करते हैं। क्योंकि मादा गौरैया ने सभी कारीगरों को जबरदस्ती राजा का काम करते देखा। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के शिखर पर जा बैठी। उसी वक्त राजा अपने चैबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। फुलेल यानी खुशबूदार तेल से वो अपने आंगन में नौकर से क्या कर रहा था, अपनी खुद की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा, बदन पर कम कपड़े डाला हुआ था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पांव उंगलियां फोड़ रहा था, दबा रहा था, मालिश कर रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था, तो चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। जब मादा गौरैया ने पहली बार राजा को देखा तो राजा उस वक्त अपने आंगन में नौकरों के साथ मौजूद था। वह वहां खुली धूप में खुशबूदार तेल की मालिश करवा रहा था। राजा का शरीर उस वक्त अधनंगा था और उस समय राजा का सिर भी नंगा था, यानी सिर पर कोई टोपी पहनी नहीं थी। उस समय राजा ने अपनी टोपी नहीं पहनी। एक नौकर सिर की मालिश कर रहा था, दूसरा हाथ पांव उंगलियां चटका रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्के मार रहा था, आराम दिला रहा था, और चौथा के पिछले भाग की मालिश कर रहा था, थकान को दूर कर रहा था। गौरैया कंगूरे पर ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं।
मालिश करवाते राजा की नज़र गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे दोहराना जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई, अकल चकरा, कुछ समझ में न आना। देखिए उसका अर्थ, जब मादा गौरैया ने राजा को देखा, सर पर टोपी नहीं है और नर गौरैया झूठ बोल रहा था कि सबसे सुंदर मनुष्य के राजा की टोपी होती है, तो मादा गौरैया वही शिखर पर से चिल्लाई, उसके सिर पर टोपी है और राजा के सिर पर टोपी नहीं है। ऐसे वो बार बार चिल्ला रही थी। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि राजा ने जब यह सुना तो मालिश करवाते करवाते ही राजा की नज़र मादा गौरैया से टकरा गई। मादा गौरैया के सिर पर उनके फूलों वाली टोपी देखकर राजा को भी समझ था कि चिड़िया के पास इतनी अच्छी टोपी, इतनी सुंदर टोपी कहाँ से आ सकती है। परंतु मादा गौरैया तो लगातार दोहराए जा रही थी कि उसके सिर पर टोपी और राजा के सिर पर टोपी नहीं है। यह सुनकर राजा ने अपने सिर को दोनों हाथों से ढका और चिल्लाया कि उसे और कोई टोपी को जरा जल्दी लाओ। राजा के आदेश देते ही उसकी टोपी आ गई। अगला परिच्छेद, राजा ने झट पहन भी ली। देख री फुदगद्दी, मेरी टोपी में 5 फुन्ने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग आलापना शुरू कर दिया, यानी कि दूसरा चिढ़ाना शुरू कर दिया कि राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुन्ने। राजा की टोपी में फुन्ने ही नहीं। फुदगुद्दी यानी कि एक छोटी चिड़िया। आलापना यानी कि अपनी बात कहते जाना, बार बार रटते जाना। जैसे ही राजा की टोपी लाई गई, राजा ने एकदम से पहन भी ली और मादा गौरैया को दिखाते हुए बोला कि छोटी सी चिड़िया, अब देख कि उसकी किसकी टोपी ज़्यादा सुंदर है। राजा की बात सुनकर मादा गौरैया ने पहली बात छोड़ कर दी और दूसरी बात को दोहराना शुरू कर दिया। क्या दोहराया? कि उसकी टोपी में 5 ऊन के फूल हैं और राजा के टोपी में एक भी ऊन का फूल नहीं है। राजा उसकी टोपी में ऊन के फूल और राजा की टोपी में एक भी ऊन के फूल नहीं। राजा को बेहद हेटी महसूस हुई। हेटी यानी कि अपमान महसूस हुआ, अपमान लगा और गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। देखिए वो सिपाहियों को ऐसे आदेश देता है। क्षमा करे महाराज, क्षमा यानी क्षमा करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। जब मादा गौरैया अपनी टोपी को राजा की टोपी से ज़्यादा सुंदर बता रही थी तो राजा को बहुत ज़्यादा अपमान महसूस हुआ। वह सोचने लगा कि वह इस देश का शक्तिशाली राजा है और उसके सामने एक छोटी सी चिड़िया इतनी हिम्मत दिखा रही है कि राजा का अपमान कर रही है। उससे बहुत बुरी तरह से गुस्सा आ गया और वह अपने सिपाहियों से बोल पड़ा कि इस छोटी चिड़िया की गर्दन मरोड़ दो, मार डालो, इसके पंख उखाड़ दो और देर मत करो, जल्दी से इस चिड़िया को मार दो, क्योंकि इसने राजा का अपमान किया है। राजा की बात सुनकर उसका मंत्री हाथ जोड़ रहा था कि क्षमा करे राजन, क्योंकि इस छोटी सी चिड़िया को मारकर अपने हाथ गंदे करे, यह अपने आप ही थोड़ी देर में चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसी नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर, गुलेल जिससे पत्थर मारा जाता है, वह गुलेल मारकर गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी। तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लपक से यानी झट से ली और राजा के सामने पेश कर दी। लपक यानी झपटना। मंत्री की बात सुनकर राजा ने मादा गौरैया को मारने का ख्याल बदल दिया और तब राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वह छोटी सी चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी ही छीन लाओ। इसकी टोपी को वह पैरों से ठोकर मारेगा, इसे दिखाएगा कि राजा का अपमान करने का क्या क्या परिणाम हो सकता है।
राजा का आदेश सुनते ही सिपाही ने गुलेल मारकर मादा गौरैया की टोपी नीचे गिरा दी और दूसरे सिपाही ने तुरंत उस टोपी को झपटा मारा और वह टोपी राजा के सामने प्रस्तुत की। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी टोपी खूबसूरती देखकर वह दंग रह गया। देखिए, सिपाहियों ने उस टोपी को राजा के सामने पेश किया और वो पैरों से कुचलने ही जा रहा था और अचानक उसे ठीक से देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब यानी बहुमूल्य नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। जड़ यानी कि एक जगह जम जाना, यानी कि सोच में पड़ जाना। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसी पहुंची? सोचते हुए राजा से उलट पुलट कर देखने लगा। जैसे ही राजा के सामने मादा गौरैया की टोपी को लाया गया, राजा तुरंत ही टोपी को पैर से कुचलने के लिए तैयार हो गया। परंतु जैसे ही राजा उस टोपी को कुचलने ही वाला था कि उस टोपी की खूबसूरती देखकर राजा हैरान हो गया। कारीगरी की इस बहुमूल्य बनावट को देखकर कुछ समय के लिए अपनी जगह पर वह रुक गया, जम गया। राजा उस टोपी को उठाकर पलट पलट कर देखने लगा और सोचने लगा, आखिर उसके राज में कोई उससे भी ज़्यादा सुंदर टोपी कैसे किसके पास हो सकती है। अगला परिच्छेद, इतनी नगीना टोपी इस मुल्क, नगीना यानी कि सुंदर टोपी इस मुल्क में, इस राज्य में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो वह उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। देखिए इसका अर्थ, मादा गौरैया की टोपी देखकर राजा हैरान हो गया और राजा के मन में ख्याल आया कि सुंदर टोपी इस देश में आखिर कौन बना सकता है। राजा के कहने पर अब तो उस गुणी निर्माता की खोज होने लगी। और भला ऐसा कभी हो सकता है, राजा कुछ चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता। देखिए अगला परिच्छेद दिया है, गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ, दुहाई अन्नदाता। इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानीद राजा की आवाज निकली। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं, वजह बताओ, वजह कारण बताओ। हाजिर, उपस्थित। देखिए आगे, देखिए इसका अर्थ परिच्छेद का, जब राजा ने टोपी बनाने वाले का पता लगाने के आदेश दिया तो दर्जी को राजा के सामने पेश किया गया। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ और राजा से माफ़ी मांगने लगा कि अन्नदाता उसे माफ़ कर दे। बादलों की तरह गुस्से में राजा ने दर्जी से कहा कि इतनी बढ़िया टोपी उसने कभी राजा के लिए क्यों नहीं बनवाई। दर्जी राजा से क्षमा याचना ही करता रहा तो राजा ने उसे कहा कि उसे क्षमा नहीं बल्कि उसके प्रश्न का उत्तर चाहिए कि इतनी बढ़िया टोपी उसने कभी राजा के लिए क्यों नहीं बनाई। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार। उम्दा यानी कि अच्छा था, एकदम गफश और दबीज। देखिए एकदम मुलायम सा वह कपड़ा था। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना, नाक की मानीद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ, माफ़ी बख्शे सरकार, माफ़ी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन लच्छेदार। जब दर्जी से राजा ने उसके प्रश्न का उत्तर देने को कहा, उसने कभी इतनी बढ़िया टोपी राजा के लिए क्यों नहीं बनाई, तो दर्जी ने जवाब दिया कि कपड़ा मादा गौरैया लाई थी। कपड़ा बहुत ही अच्छा और राजन एकदम घाना और मजबूत था, अच्छा था। जब राजा नाग की तरह गुस्से से मानो जहर उगलने लगा तो गुस्से से बोला कि इतना अच्छा कपड़ा आखिर बुना किसने। अब गिरते पड़ते बुनकर को राजा के सामने हाजिर किया। पहले दर्जी को, अब बुनकर को। देखिए बुनकर भी वहाँ पे हाजिर हो गया। वह भी राजा से माफ़ी मांगने लगा। उसे भी राजा ने वही कहा कि माफ़ी नहीं, वजह जाननी है कि आज तक उसने राजा के लिए इतना अच्छा कपड़ा क्यों नहीं बुना। अब इस बुनकर ने जवाब दिया
कि राजन जो सूत यह छोटी चिड़िया लाई थी वह सूत बहुत ही अच्छा था, एकदम पतला और रेशेदार था। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिद राजा ने दहाड़ मारी, गिरते पड़ते हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी हुई थी, सफ़ेद थी। जब बुनकर ने कहा क्योंकि छोटी चिड़िया द्वारा लाया हुआ सूत अच्छा था, एकदम पतला और रेशेदार, इसलिए कपड़ा अच्छा बुना गया। और गुस्से से शेर की दहाड़ मार कर पूछा, एकदम पतला और रेशेदार आखिर किसने काता? अब गिरते पड़ते कोरी, देखिए दर्जी, बुनकर, कोरी, ओके, यहाँ पे ये सारे राजा के सामने पेश हुए। तो जान की भीख मांगने लगा। राजा ने यहाँ भी वही प्रश्न दोहराया कि बाद में सोचने लगा, पहले यह बताओ कि उसने इतना अच्छा सूत राजा के लिए कभी क्यों नहीं काता? इसके जवाब में कोरी ने उत्तर दिया, जो रुई यह छोटी चिड़िया लेकर आई थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, एकदम बादलों की तरह। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की, हाँपते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता, क्षमा अन्नदाता, वजह बताओ। क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से काँप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गौरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? जब राजा को पता चला कि अच्छी तरह पीट कर मुलायम की गई रुई के कारण यह सब काम हुआ, तो राजा की आवाज़ बिजली की तरह भयानक हो गई और राजा ने पूछा कि इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? अब हाँपते छाती पीटते दुनिया को राजा के सामने हाजिर किया। वह भी क्षमा मांगता हुआ राजा के सामने खड़ा हो गया। उसे भी राजा ने वही कहा कि उसे माफ़ी नहीं, वजह जाननी है। आज तक ऐसा काम राजा के लिए क्यों नहीं किया गया? राजा गुस्से से काँप रहा था और उन चारों से पूछ रहा था कि आखिर क्यों आज तक उन चारों ने मिलकर राजा के लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया और इस छोटी सी गौरैया के लिए कर दिया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने ज़मीन पर लेट कर कहा, आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत क्यों नहीं थी? अभय दान दे तो बोलूँ सरकार। देखिए, मुझे दान दो, बख्श करो, तब मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। दुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ। महाराज, इस गौरैया ने जो भी काम कराया उसमें से आधा हिस्सा हमें देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने आधा दिया था, इसलिए इसके काम अपने आप नफासत से आती गई, यानी कि अच्छे से होता गया। जब सभी को लगा कि अब राजा बहुत गुस्से में है, तो दुनिया ने ज़मीन पर लेटकर कहा कि राजन, सभी ने आपके लिए भी काम किया है और आगे भी आपके लिए ही करते रहेंगे। राजा ने गुस्से से कहा कि आज तक जो भी काम उन लोगों ने राजा के लिए किए हैं वो सज्जा क्यों नहीं, अच्छे से क्यों नहीं हुए? छोटी सी चिड़िया ने टोपी बनाने में दिखा गई। इस पर दुनिया बोला, अगर राजा उसे रक्षा का वचन दे बचाए तो वह कारण भी बताएगा। राजा किसी भी हालत में यह जानना चाहता कि आखिर वो क्या कारण था कि उसकी चीज़ों में सज्जा कमी थी। इसलिए उसने दुनिया को रक्षा का वचन दिया और कहा कि अब बताओ आखिर क्या कारण है। फिर दुनिया बोला, राजन, यह मादा गौरैया जो भी काम करवाती थी उसमें से आधा हिस्सा काम करने वाले को देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता और इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आधा दे देती थी। इसलिए इसके काम अपने आप सज्जा आती गई। सज्जा यानी कि अच्छे से होता गया। सबने इसका काम मन लगा कर किया क्योंकि उसने काम के बदले अच्छी मजदूरी दी, आधा हिस्सा दिया। दुनिया दंडवत किए जा रहा था। देख ले राजा,
आँख में अंगुली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यह गौरैया। फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल। नीरा यानी पूरा कंगाल है। इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुरती यानी जुटाते आती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। अब इसका अर्थ, दुनिया को यह डर था कि राजा उसे दंड न दे, इसलिए वो लगातार राजा के चरण स्पर्श किए जा रहा था। तभी मादा गौरैया चिल्लाने लगी कि राजा देख ले, अपनी आँख में अंगुली डालकर देख ले। इस टोपी के लिए उसने पूरे दाम चुकाए हैं, पूरे पैसे चुकाए हैं। यह टोपी मुफ्त की नहीं है और लगता है कि यह राजा तो दरिद्री है, बहुत गरीब है। इसके पास इतना भी धन नहीं है कि एक अच्छी सी टोपी बनवा ले, तभी तो मेरी टोपी उसने छीन ली। मादा गौरैया जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजा तो वाकई अब अकबका यानी परेशान था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरी खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने यानी कि तमाम लोग निकल आए थे। बहुत सख्ती से लगान वसूल के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता था। इतना ऐशोआराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले तो कैसे? देखिए, ऐशोआराम, लश्करी यानी कि सेना, और लवाजिमे यानी कि यात्रा आदि के साथ रहने वाला सामान। मादा गौरैया की बातें सुनकर राजा तो सचमुच हैरान ही रह गया। एक तो तमाम कारीगरों ने उसे छोटी सी चिड़िया की मदद की थी, दूसरी उस छोटी सी चिड़िया की टोपी के सामने राजा की टोपी बदसूरत थी, चिड़िया की टोपी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तीसरे, राजा के खजाने की पोल सबके सामने खुलती जा रही थी। राजा यह सोच रहा था कि इस छोटी सी चिड़िया को कैसे पता चला कि राजा का धन घट गया है। उस छोटी सी चिड़िया की बातें सुनकर सभी लोग बाहर आए थे। बहुत सख्ती से कर वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली रहता था। इतना सुख चैन, इतनी सेना, इतनी यात्रा आदि के साथ रहने वाला सामान का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? इतने खर्चों के बाद राजा का खजाना खाली होना स्वाभाविक है। मंत्री ने हौले से कहा, यह मुंहफट यानी मुंह पर जवाब देने वाला महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना और टोपी वापस कंगूरे की ओर हवा में उछल दी गई। लेखक कहते कि जब मादा गौरैया राजा के खजाने की पोल खोल रही थी तो राजा का मंत्री धीरे से बोला कि यह छोटी चिड़िया तो बिना डरे मुंह पर जवाब देने में माहिर है, किसी से भी नहीं डरती। यदि उसे रोका न गया तो ये राजा के सभी राज सबको बताकर ही दम लेगी। मादा गौरैया की बातें सुनकर राजा तो खुद भी घबराया हुआ था और कहीं मादा गौरैया ज़्यादा न बोले, इसलिए उसने क्या किया, झट से बोल पड़ा कि इस छोटी सी चिड़िया की टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने राजा का कहना माना और मादा गौरैया की टोपी को वापस शिखर की ओर हवा में उछाल दिया। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह तो राजा डरपोक है, नीरा डरपोक, बिल्कुल डरपोक, मुझसे डर गया तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट के मुंह लगेंगे? क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने टोपी कसकर पकड़ ली। जैसे ही राजा को आदेश मानकर सिपाहियों ने मादा गौरैया की टोपी शिखर की ओर उछाल दी। मादा गौरैया ने फिर से अपनी टोपी पहनकर उड़ उड़कर फिर से नया राग यानी नया गाना गा रही थी। क्या गा रही थी कि ये राजा डरपोक है, बहुत ही ज़्यादा डरपोक, क्योंकि एक छोटी सी चिड़िया से डर गया, तभी तो इसने टोपी लौटा दी। उसकी बातों को सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहने लगा कि छोटी सी चिड़िया को मुँह क्यों लगे। राजा ने इसलिए कहा क्योंकि मादा गौरैया सबके सामने उसके राज खोल रही थी। राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मादा गौरैया की टोपी भी लौटा दी और उससे नुकसान भी नहीं पहुंचाया।
तो इस तरह यह पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। बच्चों, इस पाठ से आपको क्या समझ में आया कि कभी भी कोई भी आप काम किसी से करवा ले तो उसका मुआवजा देना आवश्यक है। आप फोकट में जब काम करवा लेते हैं तो कोई भी खुशी खुशी से काम नहीं करते हैं। तो अगले स्लाइड में मैंने कुछ प्रश्न भी दिए हैं, वह आप अपने कॉपी में लिख कर रखो। धन्यवाद।